नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और मुंबई मेट्रो में शुरुआत मुंबई की 25 बड़ी खबरों से। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी सरकार का चुनावी दाव, मराठियों को 20% आरक्षण का ऐलान। नारायण राणे की अध्यक्षता वाले आयोग ने की आरक्षण की सिफारिश, 21 जून तक होगा आखिरी फैसला। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, राजनीति में नहीं बल्कि शिक्षा और नौकरियों में दिया जाएगा आरक्षण। मैंने कहा है कि मराठा समाज के लिए आरक्षण देने का निर्णय राज्य सरकार जल्दी से जल्दी आने वाले 21 तारीख तक लेने वाली है और इसमें हम लोग जो 20% आरक्षण देने का सोचा है वो भी प्रस्ताव पास होगा और 20% आरक्षण मिलेगा मराठा समाज को। नारायण राणे ने जताया भरोसा, ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा में बिना चर्चा के पास हुआ डांस बार बैन बिल, बिना विरोध विधान परिषद में भी मंजूरी मिलने की उम्मीद। मुंबई में आज फिर आई हाई टाइड, 18 जून तक करीब 4.5 मीटर ऊंचे ज्वार की आशंका। एहतियातन सभी बीच पर सुबह से शाम तक मौजूद रही एनडीआरएफ की टीम। बीएमसी ने लोगों को दी समुद्र तट पर न जाने की सलाह। यहाँ पर मुंबई पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। कल मुंबई में प्री मानसून ने दी दस्तक, ननौक नाम के चक्रवाती तूफान में बदला अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र। अब अपने खर्चे पर ब्राजील जाएंगे गोवा के 6 विधायक, 3 मंत्री और 3 विधायकों के टूर पर खर्च होंगे 89 लाख रुपए। स्टडी टूर पर 6 विधायकों को ब्राजील भेजने के फैसले पर हुआ था विवाद। फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने मोदी को लिखी थी चिट्ठी। विधायकों के ब्राजील टूर विवाद पर बोले मनोहर पर्रिकर, प्रदेश में फुटबॉल की बेहतरी के लिए ब्राजील जा रहे हैं विधायक। एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी, दुकानों की तरह चल रहे हैं अस्पताल, डॉक्टर भूल गए हैं अपना फर्ज। लोकल ट्रेन में युवक की हत्या, पनवेल से ठाणे आते वक्त ट्रेन में मिली 22 साल की इंजीनियरिंग छात्र की लाश। लाश के गले पर कटे के निशान, पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। यात्री में खौफ, सीसीटीवी की मदद से की जा रही है मामले की जांच। रत्नागिरी के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तुषार जाधव, पनवेल से जा रहा था एरोही। नाला सुपारा में भीड़ ने चोरी के आरोपी की पीट कर की हत्या, आरोपियों को अदालत ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। कैंपागोला मामले में अटॉर्नी जनरल की मदद लेगी महाराष्ट्र सरकार, पूछेगी कोर्ट के आदेश को मानते हुए कैसे की जा सकती है लोगों की मदद। कैंपागोला निवासियों को मिला आरपीआई का साथ, रामदास अठावले, लोगों का घर गिराना नहीं है विकल्प। लंबे समय बाद शेयर बाजार में दिखी बड़ी गिरावट, 348 अंक गिरकर 25,228 पर बंद हुआ सेंसेक्स। साढ़े 4 महीने बाद निफ्टी में भी गिरावट, 107 अंक लुढ़क कर 7,542 पर बंद हुआ बाजार। रुपए में आई गिरावट, 52 पैसे गिरकर $1 के मुकाबले 59 रुपए 77 पैसे पर बंद। वापस लौटी सोने की चमक, 370 रुपए चढ़कर 27,600 प्रति तोला पर हुआ बंद। राज कपूर के पोते अरबाज की फिल्म लेकर हम दीवाना दिल का म्यूजिक लॉन्च, पूरे कपूर खानदान ने दी शुभकामनाएं। फिल्म को लेकर हम दीवाना दिल में है, AR रहमान ने दिया है म्यूजिक, फिल्म के निर्देशक हैं आरिफ अली।
और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी डांस बार नहीं खुल सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने आज अपने आखिरी विधान सत्र के सिर्फ एक दिन पहले ही डांस बार पर बैन लगाने वाला विधेयक पास कर दिया। कैबिनेट ने डांस बार निषेध कानून में संशोधन करके वो कानूनी अड़चन दूर कर दी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डांस बारों पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार के 2005 के आदेश को निरस्त कर दिया था। साल 2005 में एक फैसले में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में डांस बार पर बैन लगा दिया था, पर 3 और 5 सितारा होटलों में ये पाबंदी नहीं लगाई गई थी। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस बैन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पाबंदी को अदालत में चुनौती मिलने पर सरकार अपने 3 और 5 सितारा होटलों को दी गई नरमी को जायज नहीं ठहरा सकी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैन को निरस्त कर दिया। महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई और कहा कि ये बैन आजीविका कमाने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त कहा था कि अगर 3 या 5 सितारा होटल में डांस हो सकता है तो बार में क्यों नहीं, लेकिन आदेश के 11 महीने बाद भी सरकार ने डांस बार नहीं खुलने दिए। इसका कानूनी तौर सरकार ने ये निकाला कि अब 3 और 5 सितारा होटलों में भी डांस बार पर पाबंदी लगा दी गई है। इस बाबत शुक्रवार को सरकार विधानसभा में बिल लेकर आई, जिसे सिर्फ 2 मिनट में बिना किसी चर्चा या विरोध के सदन में पारित कर दिया गया। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार के आज के कदम ने उन हजारों लड़कियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जो डांस बार खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इन लोगों की सरकार से अब भी अपील है कि वो एक बार फिर उन हजारों घरों के बारे में सोचे जिनके यहाँ चूल्हा डांस बार से ही चलता था। साल की उम्र में रीना राजस्थान से मुंबई आई थी। पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई नौकरी नहीं मिली तो डांस बार में नाचना शुरू कर दिया। डांस बार की कमाई से किसी तरह रीना और परिवार की गाड़ी चल रही थी कि डांस बार पर सरकार ने बैन लगा दिया। फिर रीना को एक छोटे से होटल में पहले के मुकाबले बहुत कम वेतन पर वेटर की नौकरी मिली, पर बच्चों की पढ़ाई और पिता की बीमारी का इलाज उस तनख्वाह में नहीं हो सकता। पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार से बैन हटाया था तो रीना को बड़ी खुशी हुई थी, पर अब सारी उम्मीदों पर फिर पानी फिर गया। हमारी तकलीफें तो बहुत बढ़ जाएगी, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, कुछ ठिकाना भी नहीं है हम लोग का, तो कोई पढ़े लिखे भी नहीं है जहाँ पे हम नौकरी कर सके, कुछ कर सके, तो क्या होएगा। हमारे बच्चों का पापा है, भाई है छोटा, कौन देखेगा उनको अगर बार बंद कर देंगे तो। डांस बार बंद होने के बाद कई लड़की अपने घर वापस लौट गई थी, कुछ ने आत्महत्या कर ली थी, कुछ किसी तरह बैन हटने की आस में मुंबई में ही टिकी हुई थी। तब्बू ठाणे में ऑर्केस्ट्रा सिंगर हैं, सिर पर 2 बच्चों और माँ बाप की जिम्मेदारी है। हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे, ये नहीं हुआ तो चालू रोड पे आ जाएंगे और हमारे बच्चे लोग क्या खाएंगे, उसकी फीस क्या भरेंगे, और हमारे तो मम्मी पापा भी मर जाएंगे। माँ बाप और बच्चों के साथ एक अपाहिज भाई की जिंदगी का भी बोझ उठाने वाली तब्बू को महीने में कई दिन खाली भी बैठना पड़ता है। बस घर की हैसियत देख के आए, अभी हमारे घर में कुछ है ही नहीं, घर वाले खाने के लिए मोहताज है, घर वाले की बीमारी है, सब कुछ है, बच्चा भी हो गया, उनको भी संभालना पड़ता है, मम्मी पापा को भी कोई नहीं संभालने वाला है। इन लड़कियों की मां ने तो डांस बार पर बैन लगने के बाद ये ज्यादा सुरक्षित हो गयी। वहाँ इन्हें ज्यादा सुरक्षा मिलती थी, इनके लिए बाउंसर तैनात होते थे। जितनी लड़कियां इस पूरे के पूरे प्रोफेशन में, पेशे में, कहीं ना कहीं सबकी कुछ न कुछ मजबूरियां होती हैं, इसी वजह से वो इस धंधे में है, इस काम में है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है और इनकी जो मांग है कि डांस बार को फिर से शुरू किया जाना चाहिए, या फिर जो बार अभी तक चल रहे थे जिसमें सर्विस वेटर के रूप में ये काम कर रहे थे, कम से कम उसे चालू रखे रहना चाहिए। अब सरकार जो है देखना होगा कि इस पर कितना विचार करती है और आगे क्या कुछ होने वाला है, इस पर सबकी नजर आएगी। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार के लिए अगला विधानसभा चुनाव और ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद विधानसभा चुनाव से पहले आई चितले कमेटी की रिपोर्ट उनके लिए काफी बुरी खबर लाई है। रिपोर्ट में राज्य में हुए सिंचाई घोटाले के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को दोषी माना गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले सिंचाई घोटाले की जांच के लिए बनाई गई चितले कमेटी की रिपोर्ट में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को इस घोटाले के लिए दोषी ठहराया गया है।
अजीत पवार 1999 से लेकर 2009 तक लगभग पूरे समय महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री थे। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सिंचाई विभाग ने नियमों का पालन नहीं किया। सिंचाई प्रोजेक्ट्स की लागत तय सीमा से ज्यादा है, ये जानते हुए भी अजीत पवार और उनके नेतृत्व वाली गवर्निंग काउंसिल ने प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी। सिंचाई प्रोजेक्ट्स की टेंडर प्रक्रिया को लेकर काफी शक पैदा होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे हैरानी की बात, सिंचाई विभाग ने 2.43 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की, जिसमें से 2.31 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी थी जिसकी सिंचाई का कोई मतलब नहीं था। कैग की राय की अनदेखी की गई। करीब 34 प्रोजेक्ट्स के टेंडर वन और पर्यावरण विभाग की अनुमति के बिना पास किए गए। आज तक के हाथ लगी इस रिपोर्ट को अभी तक सदन में नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। 2 साल पहले जब सूखे की वजह से किसान राज्य में आत्महत्या कर रहे थे, तब जारी हुए इकोनॉमिक सर्वे में सामने आया कि अजीत पवार के 10 साल के कार्यकाल में महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सिंचाई क्षमता 0.1% बढ़ी। इसके बाद अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बाद में आए श्वेत पत्र में उन्हें क्लीन चिट मिली और वो दोबारा उप मुख्यमंत्री बन गए। विपक्ष ने खूब हंगामा किया तो रिटायर्ड सिंचाई अधिकारी माधव चितले के नेतृत्व में SIT बनाने की सरकार ने घोषणा कर दी। चितले कमेटी को बताना था कि महाराष्ट्र में कितनी सिंचाई हुई और संसाधनों को देखते हुए कितनी होनी चाहिए थी। प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ने के पीछे के कारणों की जांच, योजनाओं को लागू करने में देरी क्यों हुई और उसकी वजह से बड़ी लागत का पता लगाना, साथ ही सिंचाई क्षमता बढ़ाने और सिंचाई योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के उपाय बताना। विपक्ष के लिए अजीत पवार और सरकार को आड़े हाथों लेने का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। ये कई दिनों से सरकार के पास था। सरकार लगातार उस रिपोर्ट को सदन में पेश करने से बाज आ रही थी, वो नहीं कर रही थी। आज हमने सरकार को ये पूछा है कि इस रिपोर्ट को आप कब पेश करेंगे, और कल जो आखिरी दिन है उस आखिरी दिन इस रिपोर्ट को पेश करके उसके ऊपर चर्चा किए बिना सरकार यहाँ से भागने वाली है, ये चीज हमारे ध्यान में आई है। चितले कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को 1 मार्च को सौंप दी थी, पर सरकार ने इसे अब तक सदन के पटल पर नहीं रखा है। चितले कमेटी की रिपोर्ट में सिंचाई विभाग की कई सारी अनियमितताओं को उजागर किया गया है। गौरतलब है कि अजीत पवार ही इस खाते के कई सालों तक मंत्री थे। चुनाव के महज 3 महीने पहले आने वाला यह रिपोर्ट एनसीपी के लिए इसलिए अच्छी खबर नहीं साबित हो सकता। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।